आज की कथा है हफ्शे ठेकेदार और लड़की की आत्मा और भूतिया पुल। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक घर में शादी का माहौल था। शादी का दूसरा दिन था। शाम हो चुकी थी। दुल्हन की विदाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी की आंखें नम हो गई थीं। सभी मेहमान रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद बरसात भी प्रारंभ हो चुकी थी। बारिश कई घंटों तक चली। रात को 2 बजे के समय सब शांति से सो रहे थे कि एक कमरे में मोबाइल फोन बज उठा। सभी मेहमान लगभग जाग चुके थे। हेलो। हाँ, मैं राजेश ही बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? क्या उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है? क्या उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे अभी वहां पहुंचना है? मैं अभी आया। कौन था राजेश? राजेश के फूफा ने चिंतित मुद्रा में पूछा। वो फूफा जी, डॉक्टर का फोन था। कह रहा था कि माँ की तबीयत खराब हो गई है और मुझे अभी बुलाया है और मैं जा रहा हूं। पर बेटा, इतनी रात को और ऐसे मौसम में कल चले जाते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। नहीं फूफा जी, मुझे चले जाने दीजिए ना, प्लीज। आप कल आ जाना। उन्हें इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। पर वह पुल जो श्रापित है। अरे फूफा जी, छोड़िए ना। आप भी ना पढ़े लिखे होकर भी ऐसे बात करते हो। आप जानते हैं कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता। राजेश अपने फूफा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। दरअसल राजेश की मां का इलाज एक डॉक्टर कर रहा था। राजेश ने अपना नंबर उसके पास छोड़ रखा था ताकि वो उसे मां की हालत की सूचना उसे देता रहे। राजेश अपनी बाइक लेकर अपने घर को निकल पड़ता है। भादों की रात थी और आसमान में काले बादल रात को और भी भयंकर बना रहे थे। राजेश को तो दिल और दिमाग में अपनी मां की तस्वीर घूम रही थी। उसे कुछ भी ख्याल ना था कि वह उस पुराने श्रापित पुल के पास पहुंच चुका था जिसका जिक्र कुछ समय पहले राजेश के फूफा ने किया था। बिजली के एक जोरदार कड़क ने राजेश को ख्याली दुनिया से निकालकर वास्तविकता से रूबरू करवा दिया। बाइक की रोशनी से पुल की रेलिंग साफ दिखने लगी थी। इससे ही जाहिर होता था कि वह पुल के पास है। पुल के पास में ही जंगल था जिनसे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वैसे तो राजेश भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। इसका कारण उसका विज्ञान का छात्र होना था। मगर ऐसे डरावने माहौल से राजेश के पसीने छूट रहे थे। वर्षा भी होने लगी थी। वर्षा की बूंदें ऐसे भयानक रात में जंगल के पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर अकर्ण प्रिय ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिसमें कीड़े मकोड़ों की ध्वनि भी मिश्रित थी। हल्की बारिश की बूंदों की वजह से राजेश को बाइक चलाते समय आंखों से देखने में परेशानी हो रही थी। तभी अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और वह राजेश को झकझोरता हुआ निकल गया, मानो वह भी राजेश को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। हवा से राजेश का बाइक से नियंत्रण खो गया और बाइक झटके के साथ पुल पर बंद हो गई। राजेश ने तुरंत ही बाइक स्टार्ट की, पर वह काफी प्रयास करने के बावजूद सफल ना हो सका। तभी बिजली का एक जोरदार कड़क सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने जंगल के किसी हिस्से को जला दिया हो। इस आवाज से राजेश का दिल दहल उठा। अब उसके चेहरे पर दुख की जगह डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। भय से उसका शरीर पसीने से लथपथ था, गला भी सूखा जा रहा था। उसे अब इतनी प्यास लग रही थी कि मानो अगर वह कुछ देर और रुक गया तो मर जाएगा। उसने बाइक को वहीं छोड़ा और पुल के नीचे बह रही नदी को
देखा पुल की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी, जिससे वह काफी डरावना लग रहा था। राजेश ने पुल से उतरकर पानी के पास पहुंच और पानी पीने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया तो पानी की जगह हाथों में खून था। राजेश के मुंह से चीख बुलंद हो गई। तभी फिर से बिजली की कड़क गूंजी। राजेश ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और घुटनों के बल बैठ गया। इसके साथ ही एक और घटना घटी, जिससे राजेश की रूह कांप उठी। पुल के ऊपर रखी बाइक, जो कुछ समय पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, वह खुद ब खुद चालू हो गई। राजेश को सोच पाता तब तक वो चलकर नदी में गिर चुकी थी। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगा। उसने हाथ हटाकर बिजली की चमक में उसे किसी इंसान जैसे पैरों के निशान दिखे, जो राजेश द्वारा सूंघने पर पता चला कि वो खून से बने हुए थे। ऐसा लगता था कि कोई उसके पास आया था मगर गया नहीं, और वह वहां गिर गया है। वो भागकर पहुंच गया और तभी राजेश के सामने एक ऐसा मंजर था जिससे उसकी आंखें खौफ और आश्चर्य से फटी रह गई थी। सामने उस परछाई की जगह एक गड्ढा था, जिसमें एक आधी सड़ी लाश पड़ी थी, जिससे दुर्गंध आ रही थी। राजेश को अब गांव वालों की कही गई बातों पर विश्वास हो गया था। शायद यह लाश उसी इंसान की होगी जो यहाँ पुल के निर्माण के लिए आए श्रमिक की बेटी रानी की, जो अपनी मां के साथ काम करने के लिए आई थी, जिसने हवशी ठेकेदार की हवस से बचने के लिए पुल से नीचे छलांग लगा दी थी। उसकी मौत लोहे की राड के पेट में घुस जाने से होती है। उस लड़के ने मरते वक्त कहा था, जो भी इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा सुनकर ठेकेदार ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा और उसे चोरी से वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद ही ठेकेदार की मौत भी रहस्यमयी तरीके से हो गई। राजेश ने उसे मुक्त करने के लिए उसके कंकाल को जलाने की सोची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह कंकाल उठकर राजेश की तरफ मुड़ा। राजेश उठकर पुल की तरफ भागा। डर से उसका शरीर कांप रहा था, जिससे वह पुल से फिसलकर गिर पड़ा और सामने देखता है अपनी मौत को। अब राजेश के पास दो रास्ते थे। एक था कि वो इन आत्माओं की मुक्ति कर दे, या खुद को उन भटकती आत्माओं को उसके हवाले कर दे। मरता क्या नहीं करता। राजेश ने अपनी गन से उस चुड़ैल पर गोली चलाना शुरू कर दिया, पर सब बेकार। रानी लगातार अपने टूटे पैरों से लड़खड़ाती आगे बढ़ती रही। राजेश भी पीछे की तरफ अपने पैरों को खींच रहा था। तभी पीछे से किसी ने लोहे जैसी गिरफ्त से उसकी गर्दन दबोच ली। राजेश के दर्द से आंसू निकल पड़े। असहनीय दर्द से चीख बुलंद हो गई। उस नुकीली चीज से खुद की गर्दन छुड़ाने में सफल होने के बाद राजेश पीछे की ओर मुड़कर गिर गया। तभी उसने देखा कि वो नुकीली चीज रानी के जैसी एक और चुड़ैल का हाथ था। वो चुड़ैल कोई और नहीं, रानी की मां ही थी, जो वहीं पर भटक रही थी। तभी राजेश के मुंह से एक खून का फव्वारा निकलता है, और फिर भी राजेश हार नहीं मानता। वो घिसटते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी बाइक गिरी हुई थी। अब वो पागलों की तरह बाइक को पानी में टटोलने लगा। अभी भी उसकी नजर उन आत्माओं की तरफ थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार राजेश को अपनी बाइक मिल ही जाती है। राजेश अब दुगनी गति से अपनी बंदूक के बट से बाइक के फ्यूल टैंक को तोड़ने की कोशिश करने लगा, और वो इसमें कामयाब हुआ। तभी रानी ने फिर से राजेश पर हमला किया। इसी वक्त राजेश ने बाइक के फ्यूल टैंक को रानी के सर पर दे मारा। वह लड़खड़ाती वहीं गिर जाती है, और राजेश ने बिना समय गवाए पेट्रोल से भीगी हुई रानी के मृत शरीर पर अपना लाइटर जलाकर फेंक दिया।
रानी की आत्मा की मुक्ति हो चुकी थी और राजेश का खून बह जाने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वो गिरने ही वाला था कि तब तक रानी की मां की आत्मा उस पर छलांग लगा देती है, जो चूक से राजेश के ऊपर ना गिरी बल्कि राजेश के सामने जल रही आग में जा गिरी और सारा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। तब राजेश ने बेहोश होते हुए एक बात सुनी। है मुसाफिर, हम दोनों कब से भटक रहे थे। हमारे साथ गलत हुआ तो हम सबको गलत समझ बैठे। एक इंसान की वजह से हम सब मर्दों से नफरत करने लगे थे और कई मर्दों को इसी सोच से मारते जा रहे थे, मगर हम भूल गए थे कि अच्छे इंसान भी इस दुनिया में हैं। तेरी जान लेकर शायद हम कभी भी मुक्त ना हो पाते। हमको माफ कर देना मेरे भाई। इतना सुनकर राजेश बेहोश हो गया। सुबह हुई तब एक ग्रामवासी ने राजेश को नदी के किनारे पड़ा पाया और उसे उठाकर उसके फूफा जी के पास ले गए, जहां उसका इलाज हुआ। होश आने पर राजेश ने सबको बताया कि जिनसे गांव का पुल श्रापित था, उन आत्माओं की मुक्ति हो चुकी है और अब यह पुल उपयोग में लाया जा सकता है। सभी में खुशी का ठिकाना न रहा। राजेश के साहस की सभी प्रशंसा करने से नहीं थक रहे थे। राजेश की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे फोन पर पता चला कि उसकी मां पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है और इसका इंतजार कर रही है। राजेश और फूफा और अन्य सदस्यों के साथ उसी पुल से गुजरकर अपने घर पहुंच चुका था। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने राजेश को देखा तो उसे गले से लगा लिया। शायद आज राजेश की मां के प्यार और आशीर्वाद से ही वह जिंदा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।